दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, रीता के पिताजी रीता की शादी के लिए 10 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए अपने पुश्तैनी मकान को बेच देते हैं। यह बात रीता की सौतेली माँ को अच्छी नहीं लगती। रघु वर्मा जी किसी तरह से अपनी पत्नी को बहुत समझाते हैं और जब वहाँ से चले जाते हैं तो उनका साला आकर अपनी बहन के कान भरता है। रीता की शादी अंबिका प्रसाद जी के बेटे सुधीर के साथ तय हुई थी, जबकि रीता को यह गलतफहमी थी कि उसकी शादी सुधीर से न होकर बल्कि उसके दोस्त डॉक्टर राजेश से हो रही है। राजेश और रीता दोनों को यह गलतफहमी थी, लेकिन जब कार्ड छप जाते हैं और जब पता चलता है कि रीता की शादी राजेश से नहीं बल्कि सुधीर से हो रही है, तो दोनों आपस में मिलकर बात करते हैं और एक दूसरे को बहुत समझाते हैं। अब इसके आगे इधर राजेश रीता की शादी की सच्चाई जानकर वहाँ अपना सामान पैक कर रहा था, तभी उसकी माँ आती हैं। राजेश, ये देख, तेरे पिताजी का तार आया है। वो परसों आ रहे हैं। अरे ये क्या, तू कहाँ जा रहा है? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ माँ। लेकिन तूने तो मुझसे कभी नहीं कहा। मुझे खुद नहीं मालूम था माँ, सब कुछ अचानक हो गया। बेटा, सुधीर की शादी है। अगर तू चला गया तो वो बुरा मान जाएगा। कुछ दिन ठहर जा। सुधीर की शादी की मुबारकबाद मैं वहीं से भेज दूंगा माँ। इतना कहकर राजेश वहाँ से चला जाता है। अरे अरे, ससुराल वालों ने मेरी दुल्हन के लिए कुछ भेजा है। अरे हमने तो देखी क्या भेजा है। तुम लोग चुप रहो। रीता, जरा हाथ से देखकर तो बताओ। अरे अरे, घबराओ नहीं। तुम्हारे उन्होंने तुम्हें अपने रंग में रंगने के लिए मेहंदी भेजी है। रीता के हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। रीता दुल्हन के रूप में तैयार हो जाती है। रीता ने सपने तो राजेश के साथ देखे थे, इसलिए वह उसकी याद करके रो रही थी। रीता, अरे क्या हुआ? तू रो रही है? आज रीता की शादी थी। नीचे बारात आई थी। पंडित जी मंडप में इंतजार कर रहे थे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। कन्यादान के लिए आइए वर्मा जी। पंडित जी कन्यादान के लिए लड़की के पिताजी को बुलाते हैं। रीता के पिताजी जैसे ही कन्यादान करने के लिए उठते हैं, उनको लड़के के पिता अंबिका प्रसाद जी रोक लेते हैं। जरा रुकिए। क्या बात है? वो दहेज के रुपए? हाँ हाँ, अभी लाता हूँ, रखे हुए हैं। इतना कहकर रघु वर्मा जी घर के अंदर 10 लाख रुपए लेने के लिए चले जाते हैं। इधर पंडित जी कन्या के पिताजी का इंतजार कर रहे थे। रघु वर्मा तिजोरी खोलते ही चौंक जाते हैं। उन्होंने जहाँ पैसे रखे थे, पैसे तो वहाँ थे ही नहीं। वो बहुत ढूंढते हैं पर उन्हें एक कौड़ी भी नहीं मिलती। रघु वर्मा जी अपनी पत्नी कमला को बुलाकर उनसे पूछते हैं। कमला, अलमारी में रुपए नहीं है, तुमने कहीं और रखे हैं क्या? मैंने पूरी अलमारी छान मारी पर कहीं नहीं मिले। क्या कह रहे हैं आप? कहाँ रखे थे आपने? कमला, हमारा मुंह काला हो जाएगा अगर रुपए नहीं मिले तो। हम कहीं के नहीं रहेंगे। मंगल को बुलाओ, मंगल ने शायद। क्या बात कर रहे हैं आप? मंगल की इतनी मजाल हो सकती है क्या कि वो अलमारी को हाथ लगाए? तो रुपए क्या अलमारी खा गई? इधर कमला और रघु वर्मा जी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मंडप से पंडित जी आवाज लगाते हैं। कन्यादान का मुहूर्त निकला जा रहा है, रघु वर्मा जी जल्दी आइए। अब आप यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, कह दो रुपए चोरी हो गए, शादी के बाद दे देंगे। जाओ ना, जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाओ। यह कहकर कमला रघु वर्मा को मंडप में भेज देती है।
बहुत ही पछताते हुए और डरते हुए रघु वर्मा जी अंबिका प्रसाद जी के सामने जाते हैं। अंबिका प्रसाद जी, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। मैंने 10 लाख रुपए तिजोरी में रखे थे, वो अचानक से तिजोरी में से गायब हो गए। वर्मा जी, अंबिका प्रसाद ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। पहले दहेज, फिर शादी। यह सब बातें मंडप में बैठी रीता सुन रही थी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, दहेज की सारी रकम मैं बाद में पूरी कर दूंगा। अरे, जो दहेज की रकम शादी के मौके पर नहीं दे सका, वो बाद में क्या देगा और क्यों देगा? अंबिका प्रसाद जी, इंसान की जुबान एक बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी दहेज की पाई पाई चुका दूंगा। वचन, वादा ब्याह पक्का होने के पहले ही हो चुका है। देखिए, इस भरी सभा में हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल कीजिए। अगर आपको अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल था तो दहेज के 10 लाख रुपए आप पहले ही नजर कर देते। इस तरह से आप हमें धोखा नहीं देते। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया अंबिका प्रसाद जी, मेरी किस्मत मुझे धोखा दे रही है। तो मैं आपकी किस्मत के साथ मैं अपना मुकद्दर क्यों जोड़ूं? सुधीर, ये शादी नहीं होगी। सुधीर, तुमने सुना नहीं? ये शादी अब नहीं होगी। मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। अंबिका प्रसाद जी, मेरी पगड़ी की लाज रखिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ। अपने बाबूजी को यूं गुड़गिड़ाते हुए देखकर रीता मंडप से उठ खड़ी होती है और अपने पिताजी के पास आ जाती है। नहीं बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हैं? रीता, मैं अपनी आंखों के सामने आपका अपमान नहीं होने दूंगी। उस दिन आप ही ने कहा था कि एक अच्छे घर की लड़की अपने बाप का सर कभी नीचा नहीं होने देती, और आज आप इस दहेज के लोभी के सामने अपनी पगड़ी रखकर भीख मांग रहे हैं। बाबूजी, ये सिर्फ आपका और मेरा अपमान नहीं, ये देश की बहुत सारी बेटियों का अपमान है। बेटी, तू नहीं समझेगी। तू क्यों नहीं समझ रही बेटी? दरवाजे पर आई बारात अगर वापस लौट गई तो तुझसे कौन शादी करेगा बेटी? कौन शादी करेगा? बेटी के बाप की मजबूरी न समझने वाले, जानवरों की तरह मोल भाव करने वाले, ऐसे कसाईयों के साथ जीवन बिताने से तो अच्छा है मैं जन्म भर कुंवारी रहूं। मैं कहती हूँ चले जाइए यहाँ से। आपके खानदान से मैं कभी शादी नहीं करूंगी, हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। चले जाइए यहाँ से। चलो सुधीर, रुक जाइए अंबिका प्रसाद जी, रुक जाइए। नहीं, रुकिए। कोई रोको इन्हें बेटी, रोको इन्हें। मेरी बेटी का अब क्या होगा? कोई रोको इन्हें। पंडित जी, इन्हें रोकिए, सब बर्बाद हो जाएगा। पंडित जी, इन्हें रोक लीजिए। इस तरह बारात वापस चली जाती है। नहीं। बारात वापस चले जाने के बाद रघु वर्मा जी की तबीयत खराब हो जाती है और वह चक्कर खाकर गिर जाते हैं। बाबूजी। डॉक्टर रघु वर्मा जी का इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले से और अब इनकी हालत में कुछ सुधार है कि नहीं? जी, कुछ खास फर्क नहीं है। लकवे का बहुत सीरियस अटैक हुआ है। जुबान के साथ साथ हाथ और पांव भी काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इनके कब तक ठीक हो जाने की आशा है? ऐसी हालत में कुछ कहा नहीं जा सकता, टाइम तो लगता ही है। आप घबराइए नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, आप ये इंजेक्शन मंगवा लीजिएगा, इनकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप इनके लिए एक व्हील चेयर मंगवा लीजिए। जब कभी भी इनका दिल घबराए तो आप उस पर बैठा कर इन्हें थोड़ा इधर उधर टहला दिया करिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। रघु वर्मा जी बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी पहली पत्नी की तस्वीर निहारा करते हैं। तभी रीता वहाँ आती है।
और अपने बाबूजी को इस हालत में देखकर भावुक हो जाती है और अपने पिताजी को बहुत समझाती है। बाबूजी, आपको याद है जब मैं छोटी थी तो आप मुझसे कहा करते थे कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते करना चाहिए। फिर ये आंसू कैसे बाबूजी, आंसू कैसे? बाबूजी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, मुझे शादी नहीं करनी, मैं फिर से नौकरी करूंगी, आपका अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगी, जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी बाबूजी, मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्दी से अच्छे हो जाइए, जल्दी से अच्छे हो जाइए बाबूजी। मैं आपको इस तरह नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। क्या रघु वर्मा जी पहले की तरह स्वस्थ हो पाएंगे या जिंदगी भर यूं ही अपाहिज बने रहेंगे? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।